क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक वक्त था जब भारत की सरकार खुद अपने देश के खिलाफ काम कर रही थी। एक ऐसा दौर जब बॉम्ब ब्लास्ट आम बात था, बॉर्डर पर चाइना घुस रहा था और पाकिस्तानी हमारे जवानों का सर काट रही थी और हमारी सरकार बदले में पाकिस्तान को $25 मिलियन का चंदा। As a more concrete assessment of the damage inflicted by this natural disaster and the urgent needs of people of Pakistan emerges, government has decided to increase the assistance to Pakistan from $5 million announced earlier to $25 million. Out of this amount of $20 million would be contributed to the Pakistan Initial Floods Emergency Response Plan launched by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. The balance of $5 million would be contributed to the World Food Programme for its relief efforts in Pakistan. Prime Minister has rightly said that in such times of natural disasters, all of South Asia should rise to the occasion and extend every possible help to the affected people. We remain committed to assisting the people of और मुफ्त की बिजली दे रही थी। सुनने में किसी फेल्ड स्टेट की कहानी लगती है ना, लेकिन ये कोई फेल्ड स्टेट नहीं बल्कि 2004 से लेकर 2014 के बीच का भारत था। आखिर इन 10 सालों में पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी पॉलिसी पैरालिसिस चल रही थी जिसने एक न्यूक्लियर पावर देश को आतंकवादियों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो हाँ जी दोस्तों, प्रोपेगेंडा फेल, लॉजिक पास। वेलकम टू आकाश नीति बाय आकाश। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे अचानक से पुराने अखबार की कटिंग्स और स्टेटमेंट्स वायरल हो रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये तो बताएगा कि 2004 से लेकर 2014 का दौर डेवलपमेंट का दौर था, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी सच्चाइयां छुपाई जाती हैं जो आपकी खून खौला देगा। आज हम एक ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तीनों का मजाक बना दिया गया था। लेकिन रुको, क्या ये सिर्फ वीक लीडरशिप की गलतियां थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपीजमेंट की साजिश थी? आइए देखते हैं। इस तबाही के कोर को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2004 में जब नई सरकार आई तो देश को उम्मीद थी ग्रोथ की, लेकिन अगले 10 साल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए। 850 से ज्यादा आम सिटीजन्स मारे गए। इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनपुट्स थे, वार्निंग्स थी, लेकिन लीडरशिप एक्शन लेने से डरती थी। ऐसा लगता था कि इंटरनल सिक्योरिटी का सिस्टम डेलिबरेटली कमजोर रखा गया था ताकि किसी खास वोट बैंक को बुरा न लग जाए। लेकिन इन ब्लास्ट की क्लाइमेक्स अभी आना बाकी थी। एक ऐसा दिन आने वाला था जब मुंबई की सड़कों पर आतंकवादी AK-47 लेके घूमेंगे और हमारी पुलिस उन्हें पुरानी लाठी और आउटडेटेड बंदूकों से रोकने की कोशिश करेगी। ये दिन था 26/11। समंदर के रास्ते 10 पाकिस्तानी आते हैं और 171 लोगों को मार देते हैं। इंटेलिजेंस के पास वार्निंग थी कि लग्जरी होटल्स टारगेट हो सकते हैं, लेकिन सरकार सो रही थी। NSC कमांडोज को दिल्ली से मुंबई आने में 9 से 10 घंटे लग गए क्योंकि उनके पास रेडी एयरक्राफ्ट ही नहीं थे। VVIP के लिए प्राइवेट जेट थे पर जवानों के लिए नहीं। होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल टीवी पर कपड़े बदल बदल कर स्टेटमेंट दे रहे थे और जब एक्शन लेने का वक्त आया तो हमारे नेताओं ने क्या किया? उन्होंने अमेरिका से अपील की कि प्लीज पाकिस्तान को समझाओ। हमारी सरकार पाकिस्तान को सिर्फ फाइलें और डोजियर्स भेज रही थी। लेकिन ठहरिए, आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी फेलियर सिर्फ आतंकवादियों तक सीमित था? नहीं, इस स्ट्रेटेजी का सबसे शॉकिंग हिस्सा अभी आना बाकी था। एक ऐसा फैसला जिसने चाइना को हमारी जमीन पर कब्जा करने का डायरेक्ट इन्विटेशन दे दिया था। द ओ माई गॉड मूवमेंट तब आता है जब उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर AK एंथनी के 2013 का स्टेटमेंट याद आता है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ऑफिशियली कहते हैं कि बॉर्डर पर डेवलपमेंट ना करना हमारी बेस्ट डिफेंस स्ट्रेटेजी थी। ध्यान से सुनिए। Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as I said, now they have gone ahead of us. Compared to us infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. इनका प्लान था कि चाइना बॉर्डर पर रोड मत बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ ताकि चाइना अंदर आ सके। ये कैसा लॉजिक था? चाइना वहां पर हाईटेक रोड और एयर स्ट्रिप्स बना रहा था और हमारी सरकार ने उस इलाके को लाचार छोड़ दिया। नतीजा 2013 में चाइनीज ट्रूप्स 19 किलोमीटर इंडिया के अंदर घुस गए और अपना टेंट लगा लिया। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्या बोला? ये एक लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है। सोचो, दुश्मन देश आपके घर के अंदर सोफे पर बैठ गया है और आप कह रहे हैं कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इस डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ब्लंडर के पीछे असली खेल किसी और चीज का चल रहा था।
आइए इसके पीछे का शार्प सर्जिकल डीप एनालिसिस करते हैं। ये सब बेवकूफ़ी नहीं थी, ये थे क्लियर पॉलिटिकल मोटिव और अपीजमेंट। एक तरफ पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे जवानों का सर काट रहा था और हमारे नेता कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से बात करना कैसे बंद कर दें। ऊपर से पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के नाम से $25 मिलियन दे दिए गए। राहुल गांधी यूएस ऑफिशियल से कह रहे थे कि लश्कर तैयबा से ज़्यादा खतरा उन्हें हिंदू एक्सट्रीमिज्म से लगता है, द एंटी हिंदू बायस। इनका इकोसिस्टम इस लेवल पर था कि 2007 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया कि रामायण एक मिथ है, भगवान राम कभी थे ही नहीं। और फिर लाने की कोशिश की प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल 2011, एक ऐसा कानून जिसमें क्लियरली लिखा था कि दंगा चाहे कोई भी करे, दोषी हमेशा मेजोरिटी यानी हिंदू को ही माना जाएगा। और जब इन्फ्लेशन 9.8% छू रहा था और रूपी डॉलर के मुकाबले बुरी तरीके से गिर रही थी, तो पीएम ने क्या लॉजिक दिया? रूपी का गिरना इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। We must realize that part of this depreciation was merely a needed adjustment. Inflation in India has been much higher than in the advanced countries. Therefore, it is natural that there has to be a correction in the exchange rate to account for this difference. To some extent, depreciation can be good for the economy as this will help to increase our export competitiveness and discourage imports. There are many sectors which are regaining competitiveness in export markets as a result of the fall in the exchange rate. Over the next few months, I expect the effects of this to be felt more strongly, both in exports and in the financial position of exporting sectors. This in itself would correct the current account deficit to some extent. मतलब जब आम आदमी महंगाई से रो रहा था, तब नेताजी क्या कह रहे थे कि मुंबई में 12 रुपए में पेट भर खाना मिल जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीक लीडरशिप नहीं थी, ये एक पूरा इकोसिस्टम था जो अपीजमेंट और करप्शन की इकोनॉमी पर जिंदा था। लेकिन इस पॉलिसी पैरालिसिस का वाइडर इम्पैक्ट क्या हुआ? इस डिकेड ऑफ वीकनेस का ग्लोबल इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया में इंडिया की इमेज एक सॉफ्ट और डरपोक स्टेट की बन गई। ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल पर इंडिया को फ्रेजाइल 5 की लिस्ट में डाल दिया गया। जब अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए, तब हमारी सरकार इतनी कमजोर थी कि अमेरिका के प्रेशर में आके उन्होंने ईरान से सस्ता तेल लेना बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में पेट्रोल महंगा होने लगा और इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस था इंटरनल। जनता के पास एक ही आस बची थी और वो आस थी चेंज की, जैसे हमने 2014 में देखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के नेता अपनी उस पुरानी हिपोक्रेसी को भूल गए हैं? जो लोग 2009 में कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, आज वही लोग कास्ट सेंसस के पीछे क्यों पड़े हैं? दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें सीधे 3 लेसन्स मिलते हैं। पहला, एक वीक लीडरशिप कभी भी पूरे देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। जब देश का पीएम बॉर्डर और आतंकवाद जैसी चीजों पर अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाता है, तो कीमत हमेशा आम जनता अपनी जान देकर चुकाती है। दूसरा, इनका अलार्मिंग फ्यूचर इम्प्लीकेशन। सोचो, अगर आज भी वही पॉलिसी पैरालिसिस वाला माइंडसेट सिस्टम को दोबारा कंट्रोल कर ले, तो जियोपॉलिटिक्स का जो पावर पिछले कुछ सालों में इंडिया ने बिल्ड किया है, वो राख बनने में वक्त नहीं लगेगा। और आखिर में वो सवाल याद करो जो मैंने शुरू में पूछा था कि क्यों सरकार अपने ही देश के खिलाफ लग रही थी। क्योंकि जब आपके फैसले वोट बैंक और फॉरेन प्रेशर से डिसाइड होने लगे, तो आप सरकार देश के लिए नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए चला रहे हैं। और आखिर में कहा जाता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन आम जनता वही महान होती है जो अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर उन गद्दारों को दोबारा इतिहास बनाने का मौका नहीं देती। जय हिंद।